तो जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स बाबा जी आ गया हूँ। अपनी जैसा मैंने आपको वादा किया था कि क्लासेस, मैराथन क्लासेस, आपको रिवीजन क्लास दूंगा सारी फिजिक्स के सब चैप्टर्स की। तो उसी सिलसिले में आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज। और जहाँ तक आशा करता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट बुक तो ख़त्म कर लिया होगा, लगभग आपका कोर्स भी ख़त्म होने के कगार पे ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन एक बात बता दूं, इलेक्ट्रिक चार्ज शुरू करते वक्त मैं उतना डीप नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि डीप जाऊंगा तो एक दिन में या 2 दिन में चैप्टर्स कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं वो आपके साथ यहाँ पे बात करूँगा। डेरिवेशंस मैं सारे करा देता हूँ और जो भी मेन चीज़ें होंगी उसको मैं लेते हुए चलूँगा। लेकिन बात करें कि एकदम डीप हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी ये रेगुलर क्लास तो है नहीं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और हमारा पहला टॉपिक ही है इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर बात करें बेटा, तो चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लगती हैं। अगर मैं केवल और केवल एक भाग उठा लूं, एक पार्ट उठा लूं चार्ज को, अब इस चार्ज के बारे में अगर मैं अकेले चार्ज के बारे में ही बात करूं तो चार्ज बहुत ही बेहतरीन चीज है। और पूरा का पूरा पहली किताब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो कौन है? चार्ज है। मतलब आप पूरी किताब उठा लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक, आपको सब कुछ किससे जुड़ा हुआ मिलेगा? चार्ज के बिना आप कोई भी चैप्टर पढ़ ही नहीं पाओगे। तो कितना इंपॉर्टेंट चार्ज है ये आपको पहले से भी पता है। तो जनरली अगर हम लोग चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज है क्या? तो चार्ज को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। अब ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? जनरली बहुत अच्छे से आप लोग को याद ही होगा, मैंने बताया था लास्ट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। लास्ट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। अब ये लास्ट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मली जब भी हम एटम को तोड़ना शुरू करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के तोड़ो एटम मिलेगा, एटम को तोड़ते तोड़ते आएंगे तो हमें मिलेगा फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या मिलता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसके बाद भी आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल की स्पेशली हम लोग बात करें, किसकी बात करें? फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसमें 3 चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहीं कहीं कुछ किताबों में यह भी लिखा गया है चार्ज के बारे में कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस। लेकिन फंडामेंटल मैं कभी भी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि फंडामेंटल की जब भी बात करेंगे तो वहां न्यूट्रॉन भी आएगा। जब भी हम फंडामेंटल की बात करेंगे तो वहां कौन आएगा? न्यूट्रॉन भी आएगा, विच इज नॉट कंसिस्टिंग एनी काइंड ऑफ चार्ज। इसके पास तो चार्ज है ही नहीं, तो हम बात क्यों करेंगे इसकी? तो इसीलिए आपको बता देता हूं कि हम फंडामेंटल की बात मत करना कभी भी। जब भी चार्ज की बात आएगी, चार्ज को बताने की बात आएगी, तो वहां पे ये कभी मत लिख देना कि चार्ज है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। हाँ, चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैं इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भी आप एक लाइन ये लिखोगे तो वहां न्यूट्रॉन भी आएगा, तो आपको न्यूट्रॉन भी मेंशन करना पड़ेगा। या आप ऐसा लिख सकते हो, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट न्यूट्रॉन। तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत? सीधा लिखो ना यार, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ? लास्ट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। इसके बाद जितने भी आपको सब पार्टिकल्स मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? किसी न किसी पे डिपेंड होंगे। तो ये तो हो गए चार्ज के बारे में पहली बात। अब आते हैं थोड़ा चार्ज के बारे में दूसरी बात करते हैं। चार्ज, पहली बात, अगर मैं चार्ज की डिपेंडेंसी की बात करूं तो चार्ज 2 चीजों पे कभी डिपेंड नहीं किया। चार्ज 2 चीजों पे कभी भी डिपेंड नहीं किया है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवेरिएबल प्रॉपर्टी या इनवेरिएबिलिटी बोलते हैं। डिपेंडेंसी ऑफ चार्ज
नेवर ऑन दो चीजों पे बेटा। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा स्पीड पे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता है कि आप जहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो चीजें। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अब तुम इसको कहीं से भी ऑब्जर्व करोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, ये निगेटिव नहीं हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब मान लो कोई निगेटिव चार्ज है तो कहीं से भी ऑब्जर्व कर लो, इसकी ये निगेटिविटी ही रहेगी, और देखने में भी एक्शन फंक्शन सब कुछ कैसा होगा। अगर मान लो कहीं पर निगेटिव और निगेटिव के बीच में रिपल्शन हो रहा है, आप कहीं से भी ऑब्जर्व करोगे तो दोनों चार्ज इसके मिड पॉइंट से क्या होंगे, दूर भागते हुए ही दिखेंगी, आपको किसी भी एंगल से पास आते हुए नहीं दिखेंगी। इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि जो चार्ज है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है। कुछ रेयर टर्म्स ही ऐसे हैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है, जैसा कि आपने 11th में देखा होगा कि लगभग सारे टर्म जो हमने पढ़े थे काइनेमेटिक्स के, वो सारे क्या थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहे थे। अब बात करते हैं स्पीड की। जब भी हम स्पीड की बात करते हैं तो हमारे सामने एक इक्वेशन आ जाता है, आइंस्टीन का बड़ा फेमस इक्वेशन है, m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस इक्वेशन से ये तो प्रूव होता है कि मास स्पीड पर और या वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था, 11th में भी देखा था और 12th के पोर्शन में मैंने स्टार्टिंग में इसको बहुत डीप बताया था कि अगर वेलोसिटी को हम चेंज करते हैं, 3 कंडीशन लिया था हमने वहां पे। अगर एक बार वेलोसिटी को हमने लाइट के बराबर लिया था, मैं अभी भी ले लेता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास अगर ये वैल्यू है m इज इक्वल टू m नॉट, यहां पे m नॉट क्या है, आपका रेस्ट मास है, यहां m क्या है, आपका इक्विवेलेंट मास है, इसको आप मूविंग मास भी बोल सकते हो। v क्या है, स्पीड ऑफ मास है, और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। यहां हमने 3 कंडीशन लिया था। केस नंबर 1 हमने लिया था कि हमारी जो स्पीड है वो बहुत ही कम है लाइट के स्पीड से। केस नंबर 2 हमने लिया था कि हमारी स्पीड बराबर हो जाए किसके, लाइट के स्पीड के। और केस नंबर 3 हमने लिया था कि हमारी स्पीड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए लाइट के स्पीड से। तो हमने इस कंडीशन में ये देखा था कि अगर हमारी स्पीड कम हो रही है, किससे, c से कम हो रही है, तो वैल्यू लगभग किसके बराबर आई थी, इसके बराबर आई थी। मतलब उस कंडीशन में हमारा जो मूविंग मास है वो रेस्ट मास के बराबर था, जो हम जनरली समझते हैं, क्योंकि हम जब भी अपने आप को महसूस करते हैं, कहीं बाइक पे जा रहे होते हैं, कहीं पर भी घूम रहे होते हैं या रेस्ट पे होते हैं, उस कंडीशन में हमें ये तो लगता है कि हाँ भाई हमारा वजन जो है, हमारा जो मास है वो कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी जो स्पीड क्या होती है वो क्या होती है, जनरली लाइट के स्पीड से बहुत कम होती है। भाई लाइट की स्पीड क्या है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। आपकी औकात कितनी है, मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको भी जाना है, कितनी औकात है भाई, कितना जाओगे, 1000 जाओगे, 2000 जाओगे, चलो फाइटर जेट में लेके चले जाओ, 5000 चले गए, 3 लाख तो नहीं हो पाएगा ना। तो कितना भी तेज चले जाइए, सुपरसोनिक रफ्तार में जाइए, किसी रफ्तार में जाइए, तो भी तो आपकी लाइट के स्पीड से आपकी वेलोसिटी क्या होगी, कमी होगी ना। और जनरली क्या है कि हम यही इमेजिन करके हमेशा बोल देते हैं कि मास क्या एक कांस्टेंट टर्म है, लेकिन मास कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा कंडीशन हमने ये देखा था कि अगर v बराबर c कर दिया जाए तो जो मास है वो आपका कितना हो गया था, वो आपका मास इनफाइनाइट हो गया था, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, ये कट के 1 आएगा तो 1 माइनस 0, सॉरी 1 माइनस 1, तो नीचे 0 रहेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी।
सोचिए अब आपकी स्पीड को बढ़ा करके लाइट के बराबर कर दिया गया तो आपका मास कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब सबसे खूबसूरत टर्म जो है वो ये है कि भाई अब इनफाइनाइट हो गया तो अब मैं और स्पीड बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, अब तो इनफाइनाइट तक चला ही गया है, क्या कर लेंगे बताओ, कुछ कर पाओगे, अभी इनफाइनाइट ज्यादा का ही मास हो जाएगा। लेकिन देखो जादू हो गया, जब भी हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो आपका ये इनफाइनाइट नहीं हुआ, वैल्यू चेंज हो गई। और ये कुछ वैल्यू जो मैंने बताया था आपको वो आई थी एक्स एम नॉट आई थी, कितनी आई थी, एक्स एम नॉट। एक्स मतलब ये पूरे पोर्शन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई थी वो, सॉरी ऐसा आया था, वो आया था एम नॉट इज इक्वल टू एक्स एम आया था, कि मतलब जो आपका रेस्ट मास है वो क्या हो गया था, रेस्ट मास बराबर एक्स एक वैल्यू होगी, क्योंकि जहां पर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई हमने इसमें करा दिया। अगर हम इसको कंपेयर करें बेटा इससे, तब तो मास कम हो गया ना भाई, इनफाइनाइट से था अब तो मास बिल्कुल ही कम हो गया। तो मतलब एक बार हमने देखा कि वेलोसिटी को बढ़ाया तो मास हमारा इनफाइनाइट चला गया, अब फिर उससे ज्यादा किया तो हमारा मास कम हो गया। तो मतलब एक ऑप्टिमम यहाँ पे किसको मान के चल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट को। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा जाने के बाद हमारा मास लगातार क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब मास कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मास पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, आपका स्पीड पर डिपेंड है। तो याद रखिएगा, कभी बोलिएगा मत कि मास आपका क्या है, कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं एग्जिस्ट करता। केमिस्ट्री में कर लेता है, वो अलग बात है, वहां पर रिएक्शन की स्टेबिलिटी को दिखाने के लिए वहां कर लेते हैं, लेकिन असलियत में मास कांस्टेंट नहीं है। अब दूसरी चीज, अब इसी टर्म को अगर चार्ज में समझा जाए, किस में समझा जाए, चार्ज में समझा जाए, तो बेटा मान लो आप एक इंसान हो, अभी आप हो या कौन है मुझे नहीं पता, इसके पास कुछ मान लो 20 कूलाम का चार्ज है, ठीक है। अब ये गाड़ी से या किसी से मूव करने लगा, पहुंच गया यहां पे, तो मोशन के दौरान या मोशन के बाद भी, मतलब अपने स्पीड के मेंटेनेंस के बाद भी, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होगा, 20 कूलम होगा। क्योंकि चार्ज ना तो वेलोसिटी से कम हुई, क्योंकि वेलोसिटी पे चार्ज डिपेंड ही नहीं करती, वेलोसिटी तुम कितना बढ़ा ले जाओ मास की तरह, ठीक है, मास की तरह ये क्या होगी, बिल्कुल नहीं चेंज होगी, जैसे मास तो बदल जा रहा था। लेकिन भाई साहब चार्ज जो है कभी भी क्या होगा, आपका चेंज नहीं होने वाला। आप मान लीजिए किसी चीज को रब कर लीजिए, रगड़ लीजिए, अब उसको दौड़िए लेकर के, क्या वो उसमें प्लस माइनस कम होगा, कभी नहीं कम होगा। जितना प्लस तो वहां था उतने प्लस वहां होगा, वो तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से ही कम होगा, तुम्हारे दौड़ने भागने से तो होगा ही नहीं। तो याद रखना कि चार्ज कभी भी क्या क्या बोलो भाई, जो दो लोग बैठी हैं ये भी बोलिए, चार्ज कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चार्ज की और थोड़ी सी बात करें, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में आए तो एसआई यूनिट की बात अगर हम लोग करते हैं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, आपका कूलाम्ब हो जाएगा। सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं तो स्टेट कूलाम्ब हो जाएगा। और क्वांटिटी की बात कर ले तो स्केलर क्वांटिटी, की बात कर ले तो स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर होने के वजह से ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी शो करती है। स्केलर होने की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है, एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है। मतलब सिंपल सा है कि अगर एक कोई स्फीयर है, वहां पे 2-3 चार्ज आपके पास है, और आप अगर क्यू नेट निकालने जा रहे हो तो सीधा क्या कर दो, सबको उठा के जोड़ दीजिए।
सबको उठा के जोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं देखना है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन वगैरह है नहीं, तो सीधा अलजेब्रिक या एडिटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या बोलते हैं कि अलजेब्रिक सम को फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होगा, अलजेब्रिक सम होगा। और बात करते हैं चार्ज के बारे में थोड़ा सा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बात करने वाले हैं, टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो अगर चार्ज के टाइप्स की बात करें तो हमें चार्ज दो प्रकार से मिलती है, एक मिलता है पॉजिटिव चार्ज और एक मिलेगा निगेटिव चार्ज। अब क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है निगेटिव चार्ज, और जान लें। अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सीधा किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। अब प्रोटॉन को ही केवल रिप्रेजेंट करेगा, नहीं भाई, थोड़ा सा एक चेंज और भी आ सकता है। इसे मान लो प्रोटॉन भी हो इलेक्ट्रॉन भी हो, तब कैसे, अगर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से तो भी वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा। निगेटिव चार्ज की बात कर ले, निगेटिव चार्ज का वैसे तो देखा जाए जो डायरेक्ट पहचान होती है वो होती है आपका इलेक्ट्रॉन। कौन होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, मान लो प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, अब कैसे पता किया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन से, दैट विल बी कॉल्ड निगेटिव चार्ज। अब न्यूट्रल के लिए क्या सिस्टम है, न्यूट्रल के लिए सिंपल सिस्टम है कि आपका P बराबर क्या हो जाएगा, E। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर हैं या पूरा बराबर हैं तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और वैसे भी अगर तुम देखना चाहो तो ये क्या होगा आपका अमाउंट, जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का वो क्या होगा, सेम ही होगा। बोथ का मैग्नीट्यूड, बोथ मैग्नीट्यूड इज सेम। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है वो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 मैग्नीट्यूड है, तो प्रोटॉन का भी कितना होगा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। दोनों का मास डिफर है, दोनों का मास अलग अलग है, बट दोनों का चार्ज क्या है आपका, सेम है। चलो टाइप्स की भी बात हो गई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो चार्ज का है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पहले इस क्वांटाइजेशन को तोड़ेंगे तो एक शब्द मिलेगा क्वांटा। क्या मिलेगा, एक शब्द आपको मिलेगा क्वांटा। और क्वांटा का मतलब होता है बेटा पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। अब भैया ये पैकेट ऑफ एनर्जी मतलब आप लोगों ने फोटॉन का शब्द सुना है, फोटॉन आपने क्लास 11 में भी सुना होगा और 12th में भी जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे होगे तो वहां पर भी इसकी बात हुई थी, मैंने खुद ही बताई थी भी, हाल फिलहाल में महीने दर महीने पीछे मैंने बात किया था इसका। तो क्वांटा शब्द मतलब सिंपल सा रिप्रेजेंट करता है किसको, एनर्जी को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, दो न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, अभी यहां पे E बराबर क्या है, E है। अभी कंडीशन कैसा है, E, क्योंकि अभी दोनों क्या है आपके, न्यूट्रल हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ट्रांसफर होने का जो वरदान है वो किसको मिला है, इलेक्ट्रॉन को मिला। ये प्रोटॉन तो घर में रहता है ना, प्रोटॉन क्या रहता है, घर में रहता है। जैसे पति पत्नी घर में रहते हैं, बाकी सब लोग आंगन में और कहीं रहते हैं, तो भाई पति और पत्नी न्यूट्रॉन के साथ कहाँ है, अंदर है। पति पत्नी मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें कहेंगे सर जी पति कौन और पत्नी कौन, तो पति भाई साहब उसके पास कभी भी कोई चार्जर नहीं रहता। कोई ताकत देखा है कभी आपने, घर में मम्मी चलता है पापा का, मम्मी चलता है, जग जाहिर है। तो इसका मतलब पूरा चार्ज किसके हाथ में है, मम्मी हो गए प्रोटॉन, पापा हो गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रल रहते हैं एकदम, जितना न्यूट्रल रहेंगे उतना अच्छे घर में रहेंगे। वाला जहां चार्ज की बात करेंगे पापा, जहां पापा ने चार्ज लिया
वहां रिपल्सन शुरू हो जाएगा, दरार आ जाएगी, टकराव हो जाएगा। तो किसी एक को अपोजिट चार्ज में रहना जरूरी है, या तो अपोजिट चार्ज नहीं रह सकते तो अपोजिट चार्ज को बाहर कर देते हैं, खुद न्यूट्रल हो जाते हैं। तो घर घर की बात है, फिजिक्स की जैसी बात है। सब कहते हैं कि घरों में फिजिक्स का क्या काम है। अरे हम तो पूरा फिजिक्स से पढ़ाते घरों में। ये जो निब्बा निब्बी का आजकल केस चलता है ना, पूरी फिजिक्स खत्म कर सकते हैं निब्बा निब्बी पे। समझते हैं आप भी, खुश हो रहे होंगे थोड़ा सा। बीच बीच में मनोरंजन देना जरूरी है आप लोग को। देखिए आप आज नहीं करोगे तो कब करोगे, कभी तो करना है ना। अब 400 साल बाद थोड़ी करोगे, जहां नहीं करोगे। आ जाओ। तो ये तो है कि यहां से बाहर जाने का काम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। चलो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया और यहां पे आ गया। अब एक को भेज रहे हैं, 2-3 को भेज लो, काई दिक्कत है। हमने 3 इलेक्ट्रॉन को यहां पे भेज दिया। तो जरा मुझे बताओ, क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी? भाई यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इसका मतलब कौन ज्यादा हो जाएगा? प्रोटॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। और यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 तो ज्यादा आ गया ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, प्रोटॉन क्या हो गया। अब बताओ जरा, ये कंडीशन किसके लिए था? ये कंडीशन देखिए, ये पॉजिटिव के लिए था। किसके लिए था? पॉजिटिव के लिए। तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये किसके लिए था, निगेटिव के लिए था। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा अगर ध्यान से देखो, यहाँ पर मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। ये एक एक करके जा रहे हैं, 1 2 या 3। इसका मतलब ये क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर से सारे। हाँ ये सारे क्या हैं, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो इंटीजर्स होगा। एक इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए, इंटीग्रल चार्ज। ऐसा थोड़ी ना कि चार्ज 1.25 पौने 2 चार्ज, पौने 2 चार्ज इसमें से उसमें गया, आधा चार्ज इसमें से उसमें गया। क्योंकि आधा पौने सवा जैसे भी लगाओगे, 1.2 चार्ज, 1.5 कूलम, 3/2 कूलम, 4/3 कूलम। तो जैसे यहाँ पे आओगे तो ये रियल नंबर में आ जाएंगे ना, रेशनल में आ जाएंगे, फ्रैक्शनल में आ जाएंगे। और चार्ज केवल और केवल क्या सुनता है भैया, इंटीजर, शुद्ध पूरा नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर जहां तक तुम ले जा सको ले जाओ। लेकिन हाँ 1 और 2 के बीच में कोई संख्या नहीं, केवल 1 और 2। क्योंकि इसके बीच में कोई भी संख्या लोगे, इसके बीच में भी बहुत ढेर सारे नंबर्स हैं, गिनने बैठे हो जिंदगी बीत जाएगी आपकी भी। लेकिन याद रखना 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं लेना है, केवल क्या लेना है, 1 लेना है और 2 को लेना है। क्योंकि यहां पर जो चार्ज ट्रांसफर है वो चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, एक इंटीग्रल फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, इंटीजर्स वैल्यू होगी। चलो मान लिया इंटीजर वैल्यू है। अब जब भी चार्ज आएगा भाई, तो चार्ज अपने मास और अपनी चार्ज के इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा तो अपने चार्ज और मास के साथ आएगा। मास की बात हमें करनी नहीं है, यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है, केवल चार्ज की बात करनी है। तो जैसे मान लो 3 ठो इलेक्ट्रॉन आया, क्या आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मैंने कहा कि अपने चार्ज के साथ आएगा। भाई जब ये एक इलेक्ट्रॉन आया होगा तो 1.6 × 10⁻⁻19 लेकर के आया होगा, इतना चार्ज ना। ये भी उतना लेकर आया होगा, ये भी उतना लेकर के आया होगा। इसका मतलब ये है, और किसी ने दिया है तो किसी ने लिया भी है। इस चार्ज को किसी ने दिया है तो किसी ने क्या किया है, लिया भी है। अच्छा ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कुछ बड़े से चार्ज को शो कर रहा है। तो यही बड़ा सा चार्ज क्या है, क्यों। तो यहां पे आ गया क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला हमारा, Q = ±NE। और यहां पे E मतलब क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और यहां पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार शिवानी देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक, रुक जाए तो बता देना मुझे। हो गया, चलिए। ई का हनुमान जी की तरफ निकला है भाई, सब टेक्नोलॉजी का खेल है भाई। हो गया, चलो। तो चार्ज के बारे में मोटा मोटा आपको सब कुछ पता चल ही गया है कि चार्ज क्या होता है, कैसे होता है। बाकी फर्दर और डिटेल में जानने के लिए आइए ऑफलाइन में मेरे बच्चों से मिलिए, उनके पास नोट्स है वो दे देंगे आपको। ऑनलाइन पूरी सुविधा नहीं दे पाऊंगा आपको,
जितना दे रहा हूँ इतना पर्याप्त दे पा रहा हूँ, बहुत मेहनत से दे पा रहा हूँ, समय बहुत कम है बेटा, तो भी आना पड़ा है। देखिए एक नए आ गए हैं 24 घंटा मोबाइल, ये सब भविष्य के होने वाले बिजनेसमैन हैं। भैया रिकॉर्डिंग चल रही है, कृपया आवाज बिल्कुल ना करें, अब मोबाइल तुरंत रख दें, ठीक है, अब बैठ जाए। रोस्टिंग एंड टोस्टिंग इज द वेपन्स ऑफ फिजिक्स बाबा जी। तो डोंट बिकम स्मार्ट बाय चैटिंग, बिकम स्मार्ट बाय रीडिंग, स्टडिंग। ओके, माई इंग्लिश इज गुड, बेटर देन नथिंग। चलिए अब आते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अपना है कूलम्ब्स लॉ। अगला टॉपिक क्या है? कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो नाम से लग रहा है किसने दिया है? कूलम्ब चाचा ने दिया है। किसने दिया है? कूलम्ब चाचा ने दिया। कूलम्ब चाचा ने बताया क्या कि मान लो भैया आपके पास एक खुद चार्ज है Q1 और एक खुद चार्ज क्या है? Q2। अगर मान लेते हैं दो चार्ज अपने पास है, एक चार्ज क्या है? Q1 है, एक चार्ज क्या है? Q2 है। दोनों के बीच में मान लो कुछ दूरी R है। अब मुझे याद नहीं मैंने पिछली बार R लिया था कि X लिया था, जो भी लिया हो उससे क्या ही मतलब निकलेगा, मैं R ही ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये जो R हमने लिया है ये दोनों चार्ज के बीच का क्या है? दूरी है। कूलम्ब ने कहा कि अगर हम ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं, अगर चार्ज का कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट बन जाए तो उस पे जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। जो फोर्स होगा वो क्या होगा? हंसी आ रही है अलग बात है, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे बात उत करनी हो उनके ऊपर हंस रहे हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। आइए, तो कूलम्ब ने क्या बताया? जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बराबर है। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर कहा कि भैया जो चार्ज के बीच में दूरी है उसका इनवर्स स्क्वायर में, या ऐसा बोल दीजिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। फोर्स जो है वो इनवर्सली मतलब अपॉन में लिखेंगे डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब दोनों को कंपाइल कर लीजिए, इसको किनारे कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे पास क्या मिलेगा? F प्रपोर्शन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप सभी को पता है प्रपोर्शन को हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट क्या हमने लगा दिया? KE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब सवाल ये है कि भाई साहब क्या है, तो क्योंकि प्रपोर्शन हटा है तो क्या होंगे? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होंगे। पहली बात तो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होंगे। अब प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, चलिए ये भी मानते हैं, तो भी क्या पढ़ेंगे? तो इनकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आइए देखते हैं। इनको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब वही बात करेंगे कि ये एप्सिलॉन क्या होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करने के बाद हमें जो एफ का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 9 इंटू 10 के पावर 9। कितना होता है? 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है, और यूनिट में हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। अब थोड़ा सा आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं। भाई साहब हैं क्या, कैसे क्या, थोड़ी सी, बहुत डिटेल नहीं ले जाएंगे इसको, मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा। थोड़ा सा परमिटिविटी का केस है। अब परमिटिविटी क्या होती है आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैंने आपसे ये कहा कि जैसे 1 वैल्यू है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जनरली ये कहलाती है परमिटिविटी। परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्योंकि यहां नॉट लगा है तो फ्री स्पेस हो जाएगा। इस नॉट का मतलब ही होता है नो मीडियम, और नो मीडियम का मतलब होता है वैक्यूम, और वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस, खाली जगह। आप लोग जैसे कहते हैं ना कि मम्मी खाली जगह है यहां बैठ जाएं, लेकिन वहां खाली नहीं, वहां हवा तो होता ही है ना, तो यहां हवा भी नहीं, कुछ नहीं है, क्या है आपका फ्री स्पेस की बात है। अब ये परमिटिविटी करता क्या है, क्या काम है इसका? अगर है तो इसी कुछ को काम धंधा होगा ही ना। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में हैं, आपका कुछ काम धंधा तो होगा ही ना। जैसे सुबह उठना आपका काम है, दूध थरिया खा लेना फिर वो भी काम है, उसके बाद दूध थरिया खाए बाद पसर जाना, फिर उसके बाद चैटियाना, बाबू सोना मोना टोना ढोना जो भी है उनका वो करना, उसके बाद फिर आप फिर दूध थरिया खा लेना, फिर सो जाना, फिर घर में वो भी आ गए तो कोचिंग चले जाना, कोचिंग से फिर कोचिंग में भी चैटिया लेना, बाबू मोना सोना रोना धोना, फिर अच्छा बच्चा जो भी आपने अलग अलग नाम से सेव किया होता है उनको मनाते हैं, घुमाते हैं, फिराते हैं। फिर उसके बाद आप रात हो जाती है, फिर से वही 2 थरिया का, रात 4 थरिया खाए, फिर टका 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 टका, फिर उसके बाद जब बाबू सोना मोना आपकी सो जाती हैं तो आपको भी सोना पड़ता है। इसी बीच में अगर आप 4 घंटे बस किताब उठा लें आपकी जिंदगी बन जाए, लेकिन क्या करेंगे, मैक्सिमम बच्चे यही कर रहे हैं। कोई नहीं, मैं 12-13 मई को जब मिलूंगा आपसे ऑनलाइन तो मैं आपसे पूछूंगा बाबू सोना मोना का नंबर कितना है और आपका नंबर कितना है। लिख के दे रहा हूं, बाबू सोना मोना का नंबर ज्यादा आया होगा और आपका नंबर कम आया होगा, ठीक है? क्योंकि समस्या ये है ना कि आप कई जगह खाता खोल रहा है, उनका खाता एक ही जगह है। चलिए सब बात करते हैं, मैं इसको काट दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए परमिटिविटी या फ्री स्पेस की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ठो चार्ज है, अब या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो दोनों माइनस होगा या तो दोनों प्लस होगा। 4 कंडीशन है। जैसे 4 कंडीशन से याद आया, कल हम लोग वो पढ़ रहे थे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसमें 4 कंडीशन बने थे, 4 प्रोडक्ट आया था ना, 2 क्रॉस का आया था, 2 सेल्फ का आया था, ए बी बी वो हमें छोड़ दिया था, फिर हमने कहा था बी ए बी हमने किया था। चलिए आइए छोड़िए, मान लीजिए अब इसमें के बीच में मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है जैसे, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब मान लो या तो एक पॉजिटिव है दूसरा क्या है, निगेटिव है, या ये निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगा। अच्छा, बहुत ज्यादा रिपल्शन भी तो गड़बड़ है, अब बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी गड़बड़ है। मान लो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, कुल दुनिया कुल चिपकने लगेंगी, हाँ ये भी समस्या है। और मान लो रिपल्शन हो जाए, कोई चीज चिपकवा नहीं करेगी, कुल दूर से दूर भागने लगेगी, ये भी समस्या है हमारे नेचर में। तो भगवान ने क्या किया, भगवान से अच्छा फिजिक्स किसी को नहीं आती। भगवान ने किया क्या, कहा कि भाई देखो चार्ज तो किसी मीडियम में ही होंगे, तो मीडियम में एक ऐसी चीज डाल देते हैं कि जो दोनों के बीच के इंटरेक्शन को क्या कर दे, कम कर दे, तब तो मामला बन सकता है। तो चाहे रिपल्शन हो, चाहे अट्रैक्शन हो, चाहे जो हो, लेकिन मेंटेन रहेगा, स्टेबिलिटी कायम रहेगी। देखिए हमारे नेचर में भी प्लस माइनस दोनों रहते हैं। क्या कुल चीज चिपके जा रही है, कुल चीज दूरे भाग जा रही है, नहीं भाग रही है ना, क्योंकि मीडियम के पास क्या है, परमिटिविटी है। तो परमिटिविटी करता क्या है, दोनों के चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को कम कर देगा। क्या करता है, डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच के जो इंटरेक्शन होगा उसको क्या कर देगा, एकदम कम कर देगा। चलिए ये तो बात हो गई, वैल्यू वैल्यू की बात हो गई। बाकी इसमें जो डीप वो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा नोट्स दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे। तो बाकी नोट्स वोट्स के लिए टेलीग्राम का चैनल है, वो सब्सक्राइब इच्छा कर लीजिएगा। बाकी कोई मतलब नहीं है, मतलब क्यों नहीं है, नहीं करेंगे मतलब नहीं है, करेंगे बहुत मतलब रहेगा। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला टॉपिक हमारा है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस। क्या है, सुपर पोजिशन।
देखो सुपर पोजिशन का मतलब बता दे रहे हैं। पहली बात, आपने सुपरमैन को देखा है? सुपरमैन जानते हैं ना? बोलिए भाई, 3 लोग बैठे हैं, कैसे बोलिए? उससे कोई मतलब नहीं है इसका। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास बीच में एक चार्ज है। क्या है? बीच में एक चार्ज है। अब इसके सराउंडिंग में ढेर सारे चार्ज हैं। एक को मान लो Q1 हो, Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, Q5 हो और Qn हो। मान लो यहां से यहां तक की दूरी R1 है, यहां से यहां तक की दूरी R2 है, यहां से यहां तक की R3 है, यहां से यहां तक की R4 है, यहां से यहां तक की R5 है और यहां से यहां तक की Rn है। ये मैंने बना दिया सबका वो वेक्टर फॉर्म बना दिया मैंने यूनिट वेक्टर डिस्टेंस का। एग्जाम में जब भी आप इसको बनाएंगे तो याद रखिएगा, ये बनाना जरूरी है। आपको दिखाना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा ये चीज। अब अगर मैं यहां से पूछूं कि इन सभी चार्जों की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स जनरेट हुआ, अगर मैं आपसे क्या पूछूं कि इस चार्ज के ऊपर सभी चार्जेस की वजह से कितना फोर्स जनरेट हुआ, तो वही चीज क्या कहलाती है? सुपर पोजिशन कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? सुपर पोजिशन कहलाएगी। थोड़ा छोटा हो जाओ महाराज, किनारे चलिए आप। तो अगर मैं यहां पर निकालूंगा फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q, तो आप अगर केवल इतना टर्म देखो तो क्या कूलम्ब्स लॉ की तरह आपको दिख रहा है? दिख रहा है तो सीधा लिख लीजिए कि F1 बराबर क्या हो जाएगा? KE Q1Q अपॉन R² हो जाएगा। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो R कैप लगा दीजिए बगल में, ठीक है। अब ऐसे निकाल लीजिए फोर्स ड्यू टू Q2 ऑन Q पे फोर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा? F2 बराबर KE Q2Q अपॉन R³ हो जाएगा। यहां पर सिंपल सा अपना R कैप मेंशन कर लीजिए आप। तो यहां पर चाहो तो R1 कर लो, यहां पे चाहो तो R² हो जाएगा, यहां पे R2 कर लो। ऐसे ही सो ऑन हम Fn तक पहुंच जाते हैं तो Fn बराबर क्या हो जाएगा? KEQNQ अपॉन Rn का स्क्वायर Rn कैप। अब निकाल लेते हैं नेट फोर्स ऑन Q निकाल लिया जाता है। क्या? नेट फोर्स ऑन Q। अब Q पे नेट फोर्स निकालेंगे अगर तो हो जाएगा अपना F नेट, क्योंकि चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है तो सारा का सारा क्या होगा? उठा के जोड़ दो। तो ये हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डग 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 Fn तक सभी को उठा क्या कर लीजिए? जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? KE Q1Q अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस KE Q2Q अपॉन Rn का स्क्वायर प्लस KE Q3Q अपॉन R3 का स्क्वायर प्लस डग 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 KE Q3 QN Q Rn का स्क्वायर। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, बाकी आप यहाँ से KE और Q को कॉमन ले लीजिए, फिर छोटा सा टर्म बचेगा, वो सब नॉर्मल सी बात है, वो कर लीजिएगा आप लोग।
तो यही मेन है आपका सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन से कभी कभार एक दो नंबर के क्वेश्चन बने हैं। अगर हम सुपरपोजिशन की बात करें तो सुपरपोजिशन से 1-2 के नंबर क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जहां पे हम लोग एक आइसोलेट चार्ज की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। मतलब सिंपल सा आ गया। अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। कहाँ आ रहे हैं कि भाई साहब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, कैसे काम करेगा। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है हमारे सामने। कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लगा लीजिए हेडिंग, उतार लीजिए कॉपी में इलेक्ट्रिक फील्ड को। और हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा जब भी इंटेंसिटी की बात आती है तो क्षमता की बात करती है, कैपेसिटी की बात करती है, ठीक है, रफ्तार की बात होती है, मैग्नीट्यूड की बात होती है, कितना है, मेन कितना है, इसकी बात होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात कर दूं तो वो भी फोर्स से ही जुड़ा हुआ है। और उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा टेस्ट चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज, देखो टेस्ट चार्ज क्या है? एक ऐसा चार्ज है कि जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। मैग्नीट्यूड क्या है? वेरी वेरी स्मॉल। और इसका चार्ज जो है वो है पॉजिटिव। चार्ज कैसा है इसका? पॉजिटिव। और तीसरी खासियत इसकी है कि भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन नहीं करते। प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो बड़ा काम का चीज है भाई। पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में तो बिना इसके कुछ काम ही नहीं हुआ है। सब कुछ काम इसी पे होगा। सब पूरा का पूरा जो काम धंधा होगा ना वो किस पे होगा? टेस्ट चार्ज पे। तो बड़े काम की चीज है। जिस तरीके से पेपर के दौरान एक टीचर आपके काम में आता है, उसी तरीके से हर एक चीज निकालने के लिए आपको कौन चाहिए? क्यू नॉट चाहिए। अब सुनो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लो कोई भी टेस्ट चार्ज है, क्या है? अब इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। इस टेस्ट चार्ज पर टेस्ट चार्ज कितना फोर्स अप्लाई हुआ। अगर हम, क्योंकि फोर्स बनेगा चार्ज से, फोर्स कहां बनेगा? चार्ज से होगा। तो टेस्ट चार्ज पर टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स आया, कितना फोर्स जनरेट हुआ, कितना फोर्स अप्लाई किया गया, दैट विल टेल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब सिंपल सी बात यह है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैंने टेस्ट चार्ज इसलिए लिया है क्योंकि कोई चार्ज लेंगे तो बड़ा होगा छोटा होगा, तो सबसे छोटे चार्ज की बात करते हैं जो हमने मान के रखा है टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी F/Q0। क्या आ जाएगी? F/Q0। तो यहां से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो फोर्स बराबर क्या आ जाएगा? EQ0। इस पूरे चैप्टर में भाई साहब ऐसे आपके साथ रहेंगे जैसे श्री राम जी के साथ हनुमान जी थे। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे कूद के पहुंच जाएगा। जहां राम जी को काम होता था हनुमान जी कूद जाते थे मोहे बगल धड़ाड़ा के, ले हम ही करब। बाकी लोग क्यों राम जी के साथ हनुमान जी का ही नाम आता है? अरे सुग्रीवो रहे और सब बानर से जा रहा है, लेकिन हनुमान जी के अंदर रहा ना, कमवा करब तो मैं ही करब, मैं क्यों ना करे। वही सिस्टम है।
ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां निकले वहीं वहीं हम भी जाएंगे, नहीं तो न निकले। तो ये हनुमान जी हो गए, ये राम जी हो गए। राम जी का पूरा का काम कौन बनाया? हनुमान जी। दिस इज हनुमान जी फोर्स। फोर्स क्या? फोर्स। ये जो हनुमान जी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, सोचिए। आइए कुछ लंका दहन वहन कर लिया जाता है कि थोड़ा सा। अब देखो अभी तक, अच्छा अभी एक पॉइंट चार्ज में एक टॉपिक बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो कोई टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लो हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, मतलब छोटा सा चार्ज है, मैंने प्लस चार्ज ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा एक चार्ज मौजूद है। अब इस चार्ज के वजह से मान लिया हमने r डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया P, क्योंकि हमें पता है चार्ज क्या लगाता है? फोर्स। और चार्ज की वजह से फोर्स बनेगा, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो मतलब मोटा मोटा तो यही हुआ ना कि चार्ज की वजह से फील्ड भी बना। मोटा मोटा क्या हुआ? चार्ज की वजह से फील्ड भी बना। तो कहा गया है ये चार्ज है ना एक खो, मान लो तो फील्ड बनाएगा अपने चारों तरफ। हमने कहा आर दूरी पे, कितने दूरी पे? आर दूरी पे को पॉइंट ले लिया P। ऐसे मान लो ये आर्यन है, कौन है? हम कहेंगे आर्यन का प्रभाव चारों तरफ है, तो मैं कहूंगा कि आर्यन का प्रभाव बताओ 10 किलोमीटर बाद कितना रहेगा, ठीक है ना? तो आर्यन कहेंगे जितना भी आएगा वैल्यू KQ/R², जो भी आ जाए, इतना जो भी है। तो मतलब एक चार्ज है, आइसोलेट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो कहा गया है कि बताइए कि मान लीजिए हम एक छोटा सा दूरी ले लेते हैं R, छोटा सा दूरी क्या ले लेते हैं? R या X, जो मन हो ले लो। और उस दूरी पे एक पॉइंट P रखा है, क्या रखा है? पॉइंट P रखा है। तो बताओ P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जब भी कोई डेरिवेशन करिएगा याद रखिएगा सबसे पहले आप स्टेटमेंट लिखना मत भूलिएगा, नहीं नंबर नहीं मिलेगा। क्लास में टीचर्स स्टेटमेंट नहीं लिखवाते हैं, स्कूल में लिखवाते होंगे, क्योंकि उनको स्टेटमेंट लिखवाना है खाली। तो स्टेटमेंट लिखना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, सिंपल लिखिएगा टेकिंग अ चार्ज Q एंड प्लेसिंग अ पॉइंट P एट द डिस्टेंस बिटवीन बोथ R, जो भी आपका हो। अब यहां पे काम कैसे करना है? तो सबसे पहले जिस पॉइंट पे निकालना है, क्या? जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे ले आओ टेस्ट चार्ज को। किसको लेकर आओगे? लाके उसको रख दो, रख दिया। अब बताओ क्या कूलम्ब्स का रूप लग रहा है ये? हाँ, मैंने कहा जिस पॉइंट पे निकालना है वहां किसको लेके आओ? टेस्ट चार्ज को लेके आओ। अब बताओ क्या ये कूलम्ब्स लॉ लग रहा है? दो ठो चार्ज हो गए, बीच में क्या हो गया? दूरी हो गई। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए फोर्स ड्यू टू ये एंड ये, तो क्या होगा? F इज इक्वल टू KE/Q1 अपॉन R² होगा। हाँ, बैठो बेटा आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। अरे मैं तो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कर रहा था, कोई बात नहीं, फ्लो हो जाए। ये हमारे पास फोर्स आ गया। अब बहुत सुंदर लिखना चाह रहे हो तो थोड़ा सा ऐसे लगा दो, वेक्टर फॉर्म कर देते हैं। यहां वेक्टर लगाओगे और यहां कैप नहीं लगाओगे तो अन्याय हो जाएगा। वही बात है कि मैंने शिवानी का बर्थडे बनाया, आयुषी का नहीं बनाया। तुम्हारा भी बर्थडे था? कब आने वाला है? कब को? 12 दिसंबर को। अरे उस दिन मैं नहीं हूं शहर में। ये डंडा का ही मार रही हो भाई। देखिए कलयुग है भाई, ऑनलाइन वाले देखिए कलयुग आ गया। बच्चे ये देखो क्या है। अरे नहीं उससे मत मारिए। आइए आइए हम आपको पार्टी दे देंगे। अभी कहाँ देंगे? अभी नो मनी नो पार्टी। आइए ठंडी है। अब सुनो, फोर्स आ गया। क्या आ गया? हनुमान जी आ गए। हाँ, राम जी को ले आए। अब हनुमान जी आ गए, राम की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो आप सभी को पता है राम जी कौन है?
E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। बोलिए, अब क्या करो, राम जी के साथ हनुमान जी को सेट कर लो। चलो दोनों की सेटिंग कराते हैं, मतलब मिलन कराते हैं, हनुमान जी राम जी का मिलन। तो ये हनुमान जी की वैल्यू इसमें रखो, के ई क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, क्यू नॉट है। तो क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा? बोलिए, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या आ गया, के ई क्यू बाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कितना बनता है, क्या बनेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर भी कर सकते हैं, मीडियम के ऊपर है, के एम क्यू बाई आर स्क्वायर भी हो सकता है, ये तो मीडियम पे डिपेंड करेगी। तो अब हम लोग चलेंगे, ये तो पॉइंट चार्ज तक इतनी बात थी। अब अगले पार्ट में, मतलब रिकॉर्डिंग ये आज ही होगा, लेकिन तो थक गए ना, पानी सानी पी ले, पानी सानी पी के आते हैं अगला रिकॉर्ड करने। तो उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग चार्ज के बारे में, फैला हुआ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक को चार्ज था, ढेर सारे चार्ज ऐसे छिटक गया है। जैसे मान लीजिए आपने वो देखा है, यूरिया खेतों में छिड़कते हैं ना, इसे छिड़क देते हैं। अब छिड़का हुआ चार्ज है, उस पर हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी एक खुद दाना गिन रहा है इसे, अब इसे छिड़क के निकालना है। तो शिवानी जी बंद कर दीजिए जरा इसको, तो टुक से